भारत और चीन के संबंध। पश्चिमी इंपीरियलिज्म से पहले तक भारत और चीन फल फूल रहे थे। बाद में जब दोनों देशों ने ब्रिटिश शासन से अपनी आजादी प्राप्त की तो उनके बीच एक अच्छे संबंधों का समय गुजरा। भारत और चीन ने एक दूसरे को एशियन कंट्री के रूप में देखा जो अपनी अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम और आइडियोलॉजीज के बावजूद बेहतर फ्यूचर की ओर बढ़ रहे थे। दोनों देशों के बीच शांति के संबंध बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए गए, जैसे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और पंचशील के 5 प्रिंसिपल पर साइन करना, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाना। लेकिन इसके बावजूद रिश्तों में दरार दिखने लगी थी और 1950 के दशक में रिश्ते बदलने शुरू हुए। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बनने के बाद चाइना ने तिब्बत पर अपने कब्जे की घोषणा की। भारत ने बातचीत का ऑफर एक पत्र लिखकर रखा और इसका विरोध किया। 1959 में हालात और बिगड़े जब भारत ने दलाई लामा को शरण देने की पेशकश की। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई बार कही सुनी हो चुकी है। दलाई लामा को असाइलम देने के साथ साथ इस संघर्ष का सबसे बड़ा या यूं कहें तो मुख्य कारण एक परिभाषित यानी इल डिफाइंड बॉर्डर है जो लंबे समय से विवाद का कारण बना हुआ है। 1914 में जब भारत अभी भी इंग्लैंड शासन के अधीन था तब ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच की सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चाइना, तिब्बत और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने शिमला में एक बैठक की। जबकि चाइना ने प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, बाकी दोनों राज्यों ने यानी तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया ने एक ट्रीटी पर साइन किया जिससे मैकमोहन लाइन की स्थापना हुई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों देश भारत और चीन सीमा रेखा के संघर्ष में उलझ गए और आज तक उलझे हुए हैं। अक्टूबर 1962 में चीन के साथ युद्ध तब शुरू हुआ जब चीनी फौज ने सीमा के पश्चिम और पूर्वी दोनों छोरों से भारतीय जमीन में गहरी घुसपैठ की। 1 महीने के लंबे गतिरोध के बाद, जिसमें भारत को कड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा, युद्ध विराम घोषित किया गया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की स्थापना हुई। 1967 में नथुला और चोला पासेस पर छोटे पैमाने पर मुठभेड़ हुई। चीनी फौज के द्वारा भारतीय क्षेत्र में बार बार घुसपैठ करने के बाद भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नथुला पे चाइनीज बंकरों को नष्ट कर दिया। ऐसे ही चोला पास पर भी एक और झड़प हुई। 1975 में आजकल के अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला पास पे दोनों देशों के बीच एक और मुठभेड़ हुई, लेकिन इस मुठभेड़ का वर्णन कागजों में विस्तार से नहीं लिखा गया है। भारत की तरफ से बयान आया कि चीनी फौज ने असम राइफल के एक पेट्रोल पर हमला किया था। मुठभेड़ के इन कई घटनाओं के बावजूद दोनों देश सीमा विवाद के किसी भी समाधान तक नहीं पहुंच सके हैं। भारत द्वारा अरुणाचल प्रदेश के गठन की अनाउंसमेंट के बाद 1987 में सीमा पर एक बड़ा टकराव हुआ। परिस्थिति इतनी खराब थी कि लड़ाई के कारण हो सकती थी, लेकिन भारत और चीन दोनों ही देश इस परिस्थिति को कंट्रोल करने में सफल हुए। 1993 से 2005 के बीच दोनों देशों ने सेटलमेंट तक पहुंचने के लिए कई प्रयास किए और कई मुख्य समझौते भी किए। 1993 और 2005 के बीच 3 समझौते हुए। 1993 के एग्रीमेंट में शांति और शांतिता यानी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाए रखने पर समझौता हुआ और 1996 के समझौते में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ फौजी क्षेत्र में विश्वास निर्माण समझौता यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एग्रीमेंट साइन हुआ। 2005 में दोनों सरकारों के बीच एक और समझौते पर साइन किया गया। इसके अनुसार ये सहमति हुई कि दोनों देश आपस
का सीमा विवाद एक पॉलिटिकल दायरे में बातचीत से सुलझाएंगे, सीमा पे मिनिमम फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे और फायर आर्म्स के उपयोग पर सख्त रोक लगाएंगे। दोनों देशों ने शांतिपूर्वक और अनुकूल विचार विमर्श कंसल्टेशंस के माध्यम से सीमा के विवाद को रिजॉल्व करने के लिए सहमति दिखाई। 2000 के दशक तक भारत और चीन दोनों देशों ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास देखा और विश्व राजनीति में उपस्थिति की। दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत बढ़ गया था और शायद इस बदलाव ने उनके विदेश नीति में बदलाव को भी प्रभावित किया और इस प्रकार सीमा संघर्ष को हल करने के लिए बातचीत में विराम आया। चीन की विदेश नीति 2000 के दशक में चाइना की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। इसके कारणवश चाइना की विदेश नीति में बदलाव महसूस किया गया। हाइड योर स्टैंड बाइड योर टाइम के प्रचार हुआ। चाइना ने विश्व स्तर पर अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर का रोल देना शुरू कर दिया। डिप्लोमेटिक टाइज को बनाने रखने के साथ साथ पड़ोस में लीडरशिप पोजीशन हासिल करना शुरू कर दिया। चाइना की सुपर पावर की महत्वाकांक्षा 2013 में प्रेसिडेंट जी पिंग के पावर में आने के बाद नीति में बदलाव और अधिक स्पष्ट हो गया। चाइना ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी उपस्थिति पर चिंता व्यक्त करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बढ़ते संबंधों के कारण चीन ने भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध बनाकर एशिया में अपनी पोजीशन मजबूत करना शुरू कर दिया। पिछले एक दशक में चाइना ने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट शुरू किए और साथ ही अरबों डॉलर निवेश करके श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान के साथ अपने मिलिट्री और फाइनेंशियल टाइज के संबंध को भी मजबूत कर लिया। पावर के साथ साथ मुख्य चाइनीज निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित है, जैसे रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, बंदरगाह और हवाई अड्डे। लेकिन इससे आगे चाइना ने भू अर्थशास्त्र यानी जियो इकोनॉमिक्स इस पर भी विस्तार किया है। ये इन देशों की फाइनेंशियल सिस्टम में भी निवेश कर रहा है और साथ ही उनके अर्थव्यवस्था के लिए करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर्स लगाने के लिए कमिट कर चुका है। इसके अलावा अब मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका में चाइना लार्जेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर है। भारत की पड़ोसी देश पर चीन का बढ़ता प्रभाव, साथ ही साउथ चाइना सी पर चीन का दावा और पकड़ भारत के लिए एक चिंता का कारण बना हुआ है। इसलिए भारत का चीन की इन सभी प्रतिक्रियाओं को पीछे ढकेलने का उद्देश्य रहा है। पिछले एक साल में चीन की विदेश नीति स्पष्ट रूप से अधिक आक्रामक हो गई है। इस कारणवश और एलएसी की परिस्थिति पे कोई सुलझाव न होने पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत और चीन एक लंबी सीमा शेयर करते हैं जो लगभग 3440 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है: पूर्वी, सेंट्रल और पश्चिमी क्षेत्र। अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न साइड पर यानी पूर्वी साइड पर 1962 के युद्ध में संघर्ष का केंद्र था। सेंट्रल सेक्टर के डोकलम प्लेटू पर 2017 में झड़प हुई, बावजूद इसके कि सेंट्रल सेक्टर में काफी हद तक शांति रही है। भारत और चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख का हिमालय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर क्षेत्र शामिल है। पगानसो लेक और गालवान वैली इस रीजन के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जबकि एलएसी पगानसो लेक के बीचों बीच निकलती है। गलवान वैली एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो इंडिया द्वारा बनाए जा रहे दौलत बेग ओल्डी की तरफ की सड़क को एक वेंटेज पॉइंट प्रदान करता है। जून 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस खूनी मुठभेड़ में कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई, जबकि चाइना ने किसी भी
आधिकारिक विवरण देने से इनकार कर दिया। जबकि दोनों देशों ने डिसएंगेजमेंट टॉक्स शुरू कर दी थी, भारत ने 60 से अधिक चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया और चाइनीज निवेश और नए आयात पर भी रोक लगा दिया। भारत में जनता के भावना भी चीन के खिलाफ थी, जिसके कारणवश कई चीनी कंपनियों को बॉयकॉट किया गया। क्योंकि दोनों देशों के बीच अविश्वास की भावना उनके सीमा विवादों से भी बड़ी है, इसलिए इन तनावों से आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। कोविड-19 महामारी पहले से ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाले हुए है। भारत और देशों के साथ मिलकर चीन को जवाब देने और सामना करने के लिए प्रेशर बना सकता है। गालवान वैली मुठभेड़ के 1 साल बाद आर्थिक गिरावट और सैनिक दृष्टिकोण से पहले से ही तनावपूर्ण संबंध दोनों देशों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इस समय ऐसा लगता है कि ये घटना 2 परिस्थितियों को जन्म दे सकती है। एक, भारत और चीन शांति की ओर एक आखिरी और ठोस प्रयास करें। दूसरा ये कि चाइना की सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा और भारत का इस प्रयास पे लगातार विरोध, इससे भारत और चीन के बीच जंग भी हो सकती है। धन्यवाद।